मौर्योत्तर वंश, पोस्ट मौर्य डायनेस्टी, इसको बोलते हैं पोस्ट मौर्य डायनेस्टी, पोस्ट मौर्य डायनेस्टी। बोलो हाँ कि ना। पोस्ट मौर्य डायनेस्टी कुछ नहीं है, पता है, मौर्य वंश का सारा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन वो किस में है? मौर्योत्तर वंश में। और कुछ वंश चलते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और एक वंश का तुमने नाम सुना होगा, कुषाण वंश। भाई साहब जबरदस्त है, आगे बताऊंगा उसको आगे की तरफ। लेकिन एक बात ध्यान रखो, सुनो अब तुम बड़े प्यार से देखो जरा। इसी मौर्योत्तर वंश में एक वंश आता है शुंग वंश। सबसे पहला वंश आता है सुंगा डायनेस्टी। सबसे पहले कौन सा वंश आता है? सुंगा डायनेस्टी। सुंगा डायनेस्टी सबसे पहले आता है। सुंगा डायनेस्टी कब आता है? लगभग 185 एडी से लगभग 78 बीसी तक चलता है। 185 बीसी से 78 बीसी तक, लगभग इतना है, 72 समथिंग होगा। 178 से 72 बीसी लिख देना, 72 बीसी इस वक्त आता है सुंगा वंश। अब ध्यान से सुनो सर, इस सुंग वंश का जो संस्थापक है, फाउंडर है, इस सुंगा डायनेस्टी का जो फाउंडर है सर, उसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। भाई साहब पुष्यमित्र शुंग, ये इसका क्या है? फाउंडर है सर। पता कोई मानता नहीं कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश का क्या है? फाउंडर है। लेकिन हमारा अयोध्या अभिलेख बताता है कि पुष्यमित्र शुंग ही सुंगा डायनेस्टी का क्या है? फाउंडर है। बोलो हाँ कि ना। कौन बताता है? हमारा अयोध्या अभिलेख। तो याद रखना कि ये जानकारी कहां से मिलती है? ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है सर? ये इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे अयोध्या अभिलेख से। बोलो हाँ कि ना। अयोध्या अभिलेख से, हमारे अयोध्या इंस्क्रिप्शन से मिलती है। अयोध्या इंस्क्रिप्शन से हमारा अयोध्या अभिलेख। तो मैंने कहा था ना, मेरठ वाला इंपॉर्टेंट है और अयोध्या वाला, दोनों याद रखना है। ठीक है सर। अब नेक्स्ट चीज सुनो यहां पर सर, यही जानकारी, यही नहीं, आपने सुना होगा एक नाम कालिदास। कालिदास का माल विकांगनी मित्रम नाम की एक बुक थी, उसमें भी ये जानकारी मिलती है। और यही नहीं, तुमने एक नाम सुना होगा पतंजलि। पतंजलि का महाभाष्य बुक लिख लेना सर, इंपॉर्टेंट है, बुक्स आएंगी आपके उसमें। तो पतंजलि ने कौन सी बुक लिखी थी? पतंजलि ने एक बुक लिखी थी महाभाष्य। महाभाष्य। और जो कालिदास थे, कालिदास की एक बुक फेमस है माल विकांगनिपित्र। देखो हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन सही से ना कर पाऊं, माल विकांगनी मित्रम इसको बोलते हैं, ये वाली बुक। सर इन दोनों से जानकारी मिलती है, कहे कि इस आदमी ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ। और सर ये यज्ञ की जानकारी इन दोनों जगह से मिलती है। बोलो हाँ कि ना। इन दोनों जगह से और हमारे अयोध्या से, हमारे अयोध्या अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि इस आदमी ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो कौन कौन से अभिलेख? अयोध्या अभिलेख, पतंजलि के महाभाष्य में भी लिखा हुआ है और कालिदास के माल विकांगनी मित्रम में भी लिखा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट टॉप सर, एक आता है कुषाण वंश। कौन सा वंश? कुषाण डायनेस्टी। कुषाण वंश, कुषाण डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी। और कुषाण डायनेस्टी का ही एक सबसे महान शासक हुआ है कनिष्क। क्या नाम हुआ है? कनिष्क। कनिष्क। और इस कनिष्क ने, याद है, 78 एडी में शक संवत की शुरुआत की थी। याद है? 78 एडी में शक संवत की शुरुआत की थी। आज के कैलेंडर उठा के देखो, जैसे देखो 78 एडी है, तो एडी के लिए आपको हमेशा क्या करना है? माइनस करना है। और जब भी कोई घटना बीसी की हो, जैसे विक्रमादित्य ने हमारा विक्रमी संवत शुरू किया था, हमारा कैलेंडर वो किया था कब? 57 बीसी में। तो जो भी घटना बीसी में हो, जैसे 57 बीसी में आया था, तो आपको जोड़ देनी है आज की तारीख में। जैसे आज क्या है? जैसे आज चल रहा है 2024, तो इसमें 57 जोड़ दो। 7 4 11 1 5 2 7 और 1 8 0 और 2। इंडियन कैलेंडर के अनुसार 2021 चल रहा है, 81 चल रहा है। लेकिन अगर शक संवत की देखे तो 78 एडी है। एडी ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना। तो आपको 78 माइनस करना है। बीसी के लिए हमेशा जोड़ना है, एडी के लिए हमेशा घटाना है। तो अगर तुम्हें देखना कौन सा शक संवत चल रहा है, तो 2024 में से माइनस कर दो 78, तो तुम्हें पता चल जाएगा शक संवत कौन सा है। बोलो हाँ कि ना। तो ये था। लेकिन कनिष्क के बारे में ये पॉइंट नहीं है। कनिष्क के बारे में पॉइंट ये है कि इसी कनिष्क ने एक शैली चलाई थी, मथुरा कला शैली।
कौन सी शैली? इसी कनिष्क ने हमारे यहां एक शैली चलाई थी, मथुरा कला शैली, हमारे यूपी में। मथुरा कला शैली, मथुरा कला आर्ट, मतलब मथुरा आर्ट इसने चलाई थी, मथुरा, जिसमें बौद्ध हो, हिंदू हो या जैन हो, इनकी मूर्ति बनी हुई है और महायान इन मूर्तियों की पूजा करते हैं। समझे नहीं समझे? तो मथुरा कला शैली किसने चलाई थी? कनिष्क ने चलाई थी। समझ में आगे नहीं आ गया? जो हमारे का है मथुरा में। एक गांधार कला शैली दो चलाई थी कुल मिला के, एक मथुरा है और एक गांधार है, ये दो कला शैली चलाई थी, खत्म, बस इसमें इतना ही। बोलो हाँ कि ना? जय श्री राम ममता जी। सर इन्होंने 2 अश्वमेघ यज्ञ भी कराए थे, बिल्कुल सही लिख दिया है सर। सर यूपी के फेस्टिवल और स्टेटिक भी कराओगे? यस सर, सारे कराऊंगा। और देखो सारे ट्रिक से याद कराऊंगा, सबके सब मुझ पे छोड़ देना बस। सर बोर्ड का कलर अब तो ठीक है यार, अब तो मैं वो ले भी नहीं रहा। अच्छा चलो मैं चेंज कर देता हूं, कोई बात नहीं। ये तो हो गया आपका, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट में थोड़ा चेंज करता हूं, नेक्स्ट में चेंज कर देता हूं, ये लो। नेक्स्ट में थोड़ा क्या कर देता हूं, चेंज कर देता हूं। और बताओ भैया, ये लो, मैं इसको रखता हूं थोड़ा सा इस तरह का, ठीक है? अभी ठीक है? ये डार्क ग्रीन है, इसमें आपको हर चीज अच्छे समझ में आएगी। सर औरंगजेब को एसएससी का सिलेबस दिखाया गया, देश जे भागा 2 में जाके। अच्छा ब्लर हो रहा है अभी ठीक है? अभी देखना आप लोग, अभी मैं लिखता हूं, आप देखना। खत्म, यहां पर सारा खत्म हो गया। अब हमारा चलता है कौन सा? तब आंसर होगा गुप्ता डायनेस्टी। अब हमारा चलता है गुप्त वंश। आप लोग बताना क्या आपको इसमें सही दिख रहा है? अगला आता है गुप्त वंश, गुप्ता डायनेस्टी। अगला आता है गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश, गुप्ता डायनेस्टी। अब बताओ कि आपको सही चमक रहा है क्या? सर क्वीन एलिजाबेथ से कोहिनूर वापस ले आओ। बिल्कुल ले आऊंगा सर जी को। ऑफलाइन क्लास में रहते हो वही कलर रखिए, ठीक है? सही है सर। अब आपको ये सारे दिख जाएंगे, चलो इस कलर में आपको सारा, कोई दिक्कत नहीं होने की, ठीक है? अब नेक्स्ट आओ जल्दी से, गुप्ता डायनेस्टी में देखते हैं क्या हुआ। गुप्ता डायनेस्टी में कुछ नहीं जानना आपको, ज्यादा कुछ नहीं सुनना, बस यूपी में गुप्ता डायनेस्टी के कौन कौन से स्तंभ लेख आए हैं, स्तंभ लेख ये जानने हैं सर। इंस्क्रिप्शन ही बोल दो आप इनको भी। गुप्ता डायनेस्टी के कौन कौन से इंस्क्रिप्शन हुए हैं हमारे यूपी में, बस ये जानना है। इंस्क्रिप्शन कौन कौन से हुए, बस ये जानना है सर। यस सर ये सही है, ठीक है? चलो नंबर 1 लिख लो, बिलसड़। एक अभिलेख है बिलसड़ अभिलेख, ये हमारे यूपी में है। बिलसड़ इंस्क्रिप्शन एटा जिला में पढ़ते हैं, एटा यूपी, एटा यूपी, हाँ एटा यूपी। बोलो हाँ कि ना? लिखते रहो बस। सेकंड लिखो गढ़वा, गढ़वा अभिलेख, ये पड़ता है सर कहां पर? प्रयागराज। लिखो ये पड़ता है कहां पर? प्रयागराज। साथ के साथ लिखते रहो जल्दी जल्दी। अरे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके चलो तीसरा लिखो। एक लिखो आप गढ़वा हो गया, मनकुंवर, एक लिखो मनकुंवर, और मनकुंवर की जगह लिखो अयोध्या। प्रयागराज लिखो, प्रयाग, ये भी प्रयागराज में है, ये भी प्रयागराज में है, ये भी लिखो कहां? मनकुंवर प्रयागराज। एक लिखो करमदंडा, एक है करमदंडा, और ये करमदंडा कहां पर है? ये है अयोध्या में। ये अभिलेख कहां पड़ता है? अयोध्या में, यूपी में। और एक तुम्हें पता ही है मथुरा, मथुरा से भी बना है गुप्ता में। अब देखो जरा ये क्या है, एक है मथुरा स्तंभ लेख, मथुरा पिलर इंस्क्रिप्शन, पिलर इंस्क्रिप्शन, स्तंभ मतलब पिलर पे लिखा हुआ है, पिलर। पता ये क्यों फेमस है सर? मथुरा अभिलेख इसलिए फेमस है क्योंकि इसी मथुरा अभिलेख में चंद्रगुप्त फर्स्ट का नाम मिलता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। और ये वही चंद्रगुप्त फर्स्ट है जिसने 319 में क्या किया था? एडी में
319 एडी में क्या किया था? गुप्त संवत की शुरुआत की थी। गुप्ता कैलेंडर, गुप्त संवत की शुरुआत की थी। तो 3 आपने पढ़े, विक्रमी संवत, शक संवत, और एक आपने देख लिया गुप्त संवत। बताओ विक्रमी संवत कब चला? सर एक आया विक्रमी संवत, ये तो चला 57 बीसी में। फिर आया सर एक शक संवत, कनिष्क ने शुरू किया था, ये आया सर 78 एडी में। और फिर आया सर गुप्त संवत, गुप्ता कैलेंडर, और ये कब चले? 319 एडी में। एक क्वेश्चन आया था, पता तुम्हें क्या था? गुप्त संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? ये क्वेश्चन आया था। अब जरा आप एक बार बताना मुझे कितना अंतर है? गुप्त संवत गुप्ता कैलेंडर और शक संवत शक कैलेंडर, दोनों के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? ये आप कमेंट करके मुझे बताओ, बताओ हाँ कि ना। और लास्ट इसमें आप लिखना भीतरी अभिलेख। एक इसमें आता है भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख। दैट्स इट सर, ये थे हमारे यूपी के अंदर गुप्ता डायनेस्टी के इंस्क्रिप्शंस। भीतरी अभिलेख, बोलो हाँ कि ना। मथुरा स्तंभ, करण, ये क्या है? करण डंडा, अच्छा मथुरा। नोट कर लेना, मैं एक साइड हो जाता हूं। खत्म, खत्म भैया खत्म, बस इतना। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बस इतना याद रखना है, ये हमारे यूपी से रिलेटेड है। मैं यूपी की हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, भारत की नहीं। तो इनमें और भी चीजें हैं, लेकिन भारत की हिस्ट्री में, यूपी की हिस्ट्री में सिर्फ इतना बस। और ये भी मैंने आपको बताया थोड़ा जानबूझ के। 241 दीक्षा, बिल्कुल सही जवाब। 241 वर्षों का अंतर है सर, ये क्वेश्चन आया था। कितने वर्षों का अंतर है? 241 वर्षों का। लास्ट में एक सवाल पूछूंगा, चलो बताओ। संविधान लागू हुआ था 1950 में, हाँ कि ना? अगर आपसे पूछा जाए बताइए संविधान कब लागू हुआ, और दिया हुआ है 1950 विक्रमी संवत, 2007 विक्रमी संवत, 2006 विक्रमी संवत, या 1949 विक्रमी संवत। तो जरा बताना संविधान लागू कब हुआ? कमेंट करके जवाब देना, तब तक मैं नेक्स्ट पे चलता हूं। आपको बताना है संविधान लागू कब हुआ, इंप्लीमेंट कब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। और आपके ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 1950 विक्रमी संवत, 2007 विक्रमी संवत, 2006 विक्रमी संवत, 1949 विक्रमी संवत। और मुझे बताओ क्या होगा? पीयूष का सबसे पहले जवाब आया सर 2007। करना कुछ नहीं, विक्रमी संवत पूछ रहा, बीसी की बात कर रहा, 57 जोड़ दो, बात खत्म। एडी होता तो माइनस करते, और बीसी है तो हमेशा क्या करो? प्लस करो। तो जरा 1950 में संविधान लागू किया, इसमें 57 जोड़ दो तो कितना आ गया? 2007। तो इंडियन कैलेंडर के अनुसार संविधान लागू कब हुआ? 2007 में। ऐसा क्वेश्चन बना था एक बार, बोलो हाँ कि ना। बहुत बढ़िया सर। शिवानी, सुग्गू, निखिल, एजुकेशन बहुत बढ़िया मेरे भाई। वंदना बहुत बढ़िया जी। खत्म, हमारा पूरा का पूरा एंशिएंट वाला पोर्शन क्या हो जाता है? खत्म। हमारा ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, देखो हमारा ये पोर्शन खत्म हो गया सारा, यानी कि हमने यूपी की एंशिएंट पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे क्या? यूपी की मॉडर्न, मिडीवियल। यूपी में मध्यकालीन में क्या हुआ, जब मुगलों का राज भारत में था तो क्या क्या बना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि अकबर ने क्या बनवाया यूपी में, शाहजहां ने क्या बनवाया, जहांगीर ने क्या बनवाया, है ना। गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत के टाइम यूपी में क्या बना, जामा मस्जिद किसने बनवाई, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कैसे बनी, है ना, ताजमहल कैसे, बस इनके नाम देखने हैं और मैं लिख के लाया हूं सारी चीजें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यूपी का मिडीवियल क्या है, यूपी का मध्यकालीन और यूपी का आधुनिक, और फिर हमारा इतिहास खत्म। और कल क्वेश्चन तैयार रहना आप लोग, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, यहां आते हैं और अपनी उसी वीडियो पे चलते हैं। यहां के बाद अब आप डालिए हेडिंग, डालिए हेडिंग, डालिएगा यूपी का मध्यकालीन इतिहास, यूपी का मध्यकालीन इतिहास, यूपी की मेडिवियल हिस्ट्री। मेरे भाई सिंपल सी चीज है, यूपी की कुछ नहीं करना। मध्यकालीन भारत की शुरुआत 712 एडी में एक अरबी आक्रमण से होती है जो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत पर 2 टर्किश इन्विजन हुए, एक महमूद गजनवी, एक मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने 1191 में तराइन का पहला युद्ध किया था पृथ्वीराज चौहान के साथ, और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और पृथ्वीराज चौहान मारा गया था, यह इतिहासकारों का कहना है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का ही एक मंत्री था चंद्र बरदाई, उसने एक बुक लिखी है पृथ्वीराज रासो, लिख लेना,
चंद्रबरदाई, पूछा जाए पृथ्वीराज रासो बुक किसने लिखी है तो चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने अपनी एक बुक पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि नहीं, तराइन के सेकंड वॉर में पृथ्वीराज चौहान नहीं मरे थे, बल्कि उनके गिरफ्तार करके अपने वहां पे लेके गया था, और वहां पर शब्द भेदी बाण चला के पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को मारा था। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, है ना, सुना है ना, तो गजब का था। ठीक है, तो वो वाले की बात नहीं कर रहा मैं, ये भारत के इतिहास की बात है, लेकिन आपको बताना जरूर था तो आपको समझ में आ गया होगा। हमें शुरुआत करनी है कि जब दिल्ली सल्तनत आता है, जब दिल्ली सल्तनत आता है, दिल्ली सल्तनत कब आएगा, ध्यान से सुनो। मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, जैसे ही 1206 में मोहम्मद गोरी मरेगा तो उसका गुलाम और उसका दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठेगा और गुलाम वंश की नींव रखेगा। किसकी नींव रखेगा, गुलाम वंश की। तो आप कहोगे दिल्ली सल्तनत में पहला वंश आता है गुलाम वंश, गुलाम डायनेस्टी। कौन सा वंश, गुलाम डायनेस्टी। दूसरा फिर आएगा खिलजी वंश। कौन सा वंश, खिलजी डायनेस्टी। फिर आएगा खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। कब से कब, यह आएगा 1206 से 1290 तक, यह आएगा 1290 से 1320 तक। उसके बाद शुरू होगा तुगलक वंश। कौन सा वंश, तुगलक वंश। और तुगलक वंश चलेगा सर 1320 से 1414 तक, 1414। और उसके बाद आएगा फोर्थ सैयद वंश। कौन सा वंश, सैयद डायनेस्टी, सैयदा वंश, और ये चलेगा 1414 से 1451 तक। और उसके बाद फाइनली फिफ्थ आएगा लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी, और लोधी डायनेस्टी चलेगी 1451 से 1526 में। और 1526 में ही, अब देखना, पानीपत का पहला वॉर होगा, 1526 में ही होगा पानीपत का पहला युद्ध। ध्यान से सुनना, पानीपत का पहला युद्ध, प्रथम युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध, जो किस किस के बीच हुआ, एक बाबर और एक लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। और इस युद्ध में लोधी क्या होगा, ये पराजित, और बाबर जीतेगा। अब सुनो, बाबर जीता और बाबर ने मुगल वंश की नींव रख दी। किसकी नींव रख दी, मुगल वंश। और मुगल वंश में स्थापना सबसे पहले किसकी हुई, बाबर की हुई। तो बाबर ने पता अपनी मुगल वंश की राजधानी क्या बनाई थी, आगरा। पॉइंट समझ में आया, बाबर ने ही अपने मुगल वंश की राजधानी क्या बनाई थी, आगरा बनाई थी। लेकिन वो थोड़ी बाद की बात है, अभी हम जरा यहां की बात करते हैं। तो मैं अभी इसको हटा रहा हूं क्योंकि अभी इसका पॉइंट नहीं है। अभी किसका पॉइंट है, दिल्ली सल्तनत से जानना कि यूपी में क्या क्वेश्चन बनेगा दिल्ली सल्तनत से। बोलो हाँ कि ना। अभी हमको सिर्फ इतना जानना है कि इस दिल्ली सल्तनत से यूपी में क्या क्वेश्चन बनेगा। तो सुनो बड़े ध्यान से, यूपी में क्या क्वेश्चन बनेगा। भाई गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और उसका गुलाम भी था इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश। तो आपने एक नाम सुना होगा, इल्तुतमिश। सर इल्तुतमिश ही वो है, राजा बनने से पहले ये बदायूं का सूबेदार था, बदायूं का सूबेदार। और बदायूं कहां है, हमारे यूपी में। तो क्वेश्चन सुनो, अगर आपसे पूछा जाए कि इल्तुतमिश राजा बनने से पहले यूपी के किस शहर का सूबेदार था, किस जिले का, तो आंसर होगा बदायूं का। और इसी ने ही इक्तेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। किसकी प्रथा की शुरुआत, इक्तेदारी सिस्टम, इक्तेदारी प्रथा, इक्तेदारी सिस्टम की क्या की थी, शुरुआत की थी। इक्तेदारी का मतलब है पैसे के बदले भूमि देना, उसकी शुरुआत की थी। और यही वो इंसान है जिसने क्या बनवाई थी, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद बनवाई थी। यही वो इंसान है जिसने क्या बनवाई थी, बदायूं में जामा मस्जिद बनवाई थी। याद है या नहीं है, बताओ जरा, बोलो। हाँ तो आप लिख देना, 1210 में इसने क्या बनाई, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। लेकिन काम पूरा नहीं हुआ था, तो 1225 में फिरोज शाह, फिरोज रुकनुद्दीन फिरोज शाह है ये, फिरोज शाह ने जामा मस्जिद को पूरा बनवाया था। फिरोज शाह ने जामा मस्जिद को क्या बनवाया था, पूरा, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद को पूरा बनवाया था इसी ने। कब, 1225। लेकिन बनाया किसने था, शुरुआत किसने की थी, इल्तुतमिश ने जामा मस्जिद की। और 1225 में फिरोज शाह ने जामा मस्जिद को क्या किया था, पूरा। और जामा मस्जिद कहां है, तो बदायूं में है। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, क्लियर। अरे हाँ ना तो बोल दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आओ सर, नेक्स्ट आओ। अब आप यहां देखो, ये हो गया पॉइंट। अब यहां देखो, अब आओ तुगलक वंश में। और तुगलक वंश में एक आता है फिरोज शाह तुगलक। कौन सा आता है भाई,
फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ही वो है जिसने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर शहर बसाया था। कौन सा शहर? जौनपुर शहर। तो आप कहोगे इसी ने ही 1358 में जौनपुर शहर बसाया था। कौन सा शहर? जौनपुर शहर बसाया था। लो जी, एक क्वेश्चन यहां कवर हो गया। जौनपुर शहर किसने बसाया? 1358 में यूपी का जौनपुर शहर किसने बचाया? फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। बोलो हाँ कि ना। और बात यही खत्म नहीं होती, फिर लोधी वंश आता है और 1504 एडी में सिकंदर लोधी, तुमने नाम सुना होगा सिकंदर लोधी। सर यही वो है जिसने आगरा शहर बसाया था। इसी ने ही आगरा शहर बसाया था। क्वेश्चन सुन लो, किसने बसाया था आगरा शहर? तो आंसर होगा सिकंदर लोधी ने। और कब बसाया था? 1504 में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, और मुझे बता देना अगर कोई भी इंपॉर्टेंट ना हुआ कि सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बताओ, जौनपुर शहर किसने बनवाया, बसाया, और फिर आगरा शहर किसने बसाया? बताओ हुआ या नहीं हुआ? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कहना। ओके जी अतुल सर, आगरा का अभी अभी मेरा भाई रुक, तुझे आगरा नहीं मैं तो ताजमहल दिखम्मा, टेंशन क्यों ले रहा? टेंशन ना लिए, हमारे उत्ते में टेंशन लेगा। नेक्स्ट आओ जल्दी से। अब एक नाम लिख लो अकबर, बस एक नाम लिख लो अकबर। अकबर का नाम और लिख दो बस। अकबर ने एक काम कर दिया था, 1572 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी शहर बसा दिया था। आप लिख देना, अकबर ने 1572 में फतेहपुर सीकरी शहर आगरा से 26 किलोमीटर दूर है, बसाया था। क्या कहां है सर? आगरा से 26 किलोमीटर दूर है। आगरा से 26 किलोमीटर दूर है सर, इसको बसाया था आगरा को। बोलो। और इसी आगरा में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। यहीं पर ही किसकी दरगाह है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। फतेहपुर सीकरी अकबर, बिल्कुल सही मेरे भाई। बोलो हाँ कि ना। एक बार कमेंट करके बताते रहो भाई कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है सेशन? ये बताओ पहले, क्लियर? बास तो फिर मजे आ जाएंगे। जहांगीर की बात करते हैं। अकबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? जहांगीर। और जहांगीर ने क्या बसाया था? अकबर का, और वो है ना क्या नाम उसकी पत्नी, कौन सी थी वो, क्या नाम उसका? उजमानी, कुछ ऐसा नाम था ना, उजमानी नाम, मुझे पूरा मरियम उजमानी। अकबर और मरियम उजमानी का क्या बनवाया था इसने? मकबरा बनवाया था आगरा में। आगरा में इसने मकबरा बनवाया था। मैं लिख के लाया हूं सारी चीजें, मैं आपको दिखाता हूं। देखो मैंने आपके लिए ऑलरेडी क्या की थी, लिखा हुआ था, लिख के बनाया मैंने। ये देखो, ये देखो, मुगल कालीन। अब मुझे बताओ क्या आपको ये साफ चमक रहा है? मुझे एक बार बताओ क्या आपको ये साफ चमक रहा है? देखो प्रमुख जामा मस्जिद, यहां देखो जामा मस्जिद और बाबरी मस्जिद। जामा मस्जिद संभल, बाबरी मस्जिद अयोध्या, बाबर ने बनवाई। फतेहपुर सीकरी शहर किसने बसाया? अकबर ने। अकबर एवं प्रयागराज का किला किसने बनवाया? अकबर ने। जहांगीर महल जो कि आगरा में है किसने बनवाया? अकबर ने। शेख अलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाया? अकबर ने। बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाया? अकबर ने। ये सारे लिखे हुए हैं और ये पीडीएफ में मिलेगा। ये कहां मिलेगा? पीडीएफ में मिलेगा सर आपको। बताओ हाँ कि ना। सर इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी जूम किया था। अब मुझे आइडिया नहीं था ना ये इतना हो जाएगा, वरना मैं थोड़ा और बड़ा और इसको सीक्वेंस से लगाने की कोशिश करता, लेकिन मैं बस इतना ही लिख पाया। ठीक है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। ठीक है, ये सारे हैं। अब नेक्स्ट देखो जरा, फतेहपुर सीकरी का पंचमहल, ध्यान से देखो। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल, सुहास महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल और जामा मस्जिद। बीरबल महल और जामा मस्जिद ये किसने बनवाई? तो आपके सामने है अकबर ने। इमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां जो कि जहांगीर की पत्नी थी। पीडीएफ में मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहां से देख लेना आप। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है, ये किसने, सिकंदरा में किसने बनवाया? जहांगीर ने। मरियम उजमानी, ये रहा मरियम उजमानी का मकबरा सिकंदरा, किसने बनवाया? जहांगीर ने, जो कि किसकी पत्नी थी? अकबर की। फिर ताजमहल आगरा किसने? शाहजहां ने। और आगरा के किले में दीवाने आम या दीवाने खास या मोती मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। तो मैं सारे लिख के लाया। 1857 की क्रांति जो कि नेक्स्ट होगी, लेकिन उससे पहले मैं अभी शुरू नहीं करने का,
अब आते हैं हम किसमें, मॉडर्न हिस्ट्री में। अब ये आ जाओ जरा, ये खत्म, मध्यकालीन इतिहास खत्म। अब देखो आधुनिक इतिहास, 5-10 मिनट में ये भी खत्म। अब देखो यूपी की मॉडर्न हिस्ट्री। तो आ जाओ, यूपी की मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत ही कहां से होती है, आंसर होगा 1857 की क्रांति से। यूपी याद है ना, मेरठ वाले सबसे पहले यूपी की किसकी शुरुआत की थी, 1857 की क्रांति। उसे बहादुर शाह जफर सेकंड को पहला फुसला के लेके दिल्ली, देखो तुम हमारे मुगल बादशाह हो, तुमने हम पर राज किया था, तुम ही चलो अंग्रेजों को पछाड़ो। उसे ले गए मेरठ वासी, बतला गए भाई हमारे मेरठ वाले इतने बोले हैं बेचारे, ले जाके आ जा, चल चल चल। उसे कूट कर पकड़ दिया भैया निकोलसन ने, बहादुर शाह जफर सेकंड को। ये रहा बहादुर शाह जफर सेकंड, इसमें ही कहीं होगा, आगे होगा मे भी। दिल्ली से जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा है वो कौन कर रहा है, बहादुर शाह जफर सेकंड। निकोलसन ने पकड़ के वहीं छेद दिया, रंगपुर भेज दिया, वहीं अपना छुट्टी मना रहा है। हाँ कि ना, बोलो। तो 1857 की क्रांति में कानपुर की तरफ से कौन लड़ रहा है, नाना साहब। और दमन किसने खत्म, किसने किया, कैंपबेल ने। यानी कि कानपुर में नाना साहब के इस आंदोलन को, इस विरोध को किसने खत्म किया, कैंपबेल ने। तो कान में नाना, नाना की कैप, ऐसे याद रखना। कैसे याद करोगे, कान में नाना, नाना की कैप, तो कैप से मतलब कैंपबेल। लखन की बेगम निकलकर भागी, लखन की बेगम निकलकर भागी, ऐसे कर लेना, है ना। कान में नाना, नाना की कैप, और लखन की बेगम की का कैप, ऐसे कर लेना, निकलकर भागी कुछ ऐसा कर लेना। लखन की बेगम और नकल की बेगम का कैप, ऐसे कर लेना, लखन की बेगम का कैप, तो कैंपबेल। झांसी की रानी, रानी का हरयूज, तो हरयूज, हरयूज ने इसका क्या किया था, दमन किया था। आप ना जब इसको, जब पीडीएफ मिल जाएगी थोड़ा जूम करके देखना, आपको दिख जाएगा सारा, ठीक है। उसके बाद बरेली के खाना, खाने को आया आयर, बरेली के खाना, खाने को आया आयर, हो गया। फैजाबाद मौलवी और जनरल रेनार्ड, इसको ऐसे याद कर लियो। कल्पी जो हमारे यूपी का है, तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था यहां से, और इसका दमन कुछ नहीं है वरना मैं लिखता। इलाहाबाद की तरफ से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था, कर्नल नील ने इसका दमन किया था। ये चीज है सर, ये चीज है यहां पे, बस इतना ही जूम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होने का, ठीक है भाई। ये है सारा का सारा, ये याद कर लेना आप, एक बार देख लेना बस, और कुछ नहीं करना। सर जो अवध के नवाब थे वो आएंगे, अवध के नवाब में पहले वाला अवध का नवाब आएगा, कौन है, शहादत खां, वो आएगा बस अवध के नवाब में। मैं बता देता हूं फिर भी आपको, आप पहले बताओ इतना क्लियर है क्या, जल्दी बताओ। डन है ये, देखो नेक्स्ट इसमें है दिल्ली में, ये रहा बहादुर शाह जफर सेकंड। दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था, बहादुर शाह जफर सेकंड ने, निकोलसन ने इसको हटाया था, खत्म किया था। तो ये सारे लिखे हुए हैं इसमें, आप पीडीएफ आपको मिलेगी, उसमें आप इसको पढ़ लेना, ठीक है जी, इसमें आप इसको पढ़ लेना, ओके। चलिए, तो भाई साहब ने हमसे एक सवाल पूछा है कि सर अवध के नवाब भी आएंगे क्या। भाई साहब मैं बता देता हूं थोड़ा सा अवध के नवाब के बारे में, ठीक है, और उसके बाद ये खत्म। आप इतना ध्यान रखना कि अवध के अगर नवाब की बात कर रहे हो, अवध के नवाब, तो अवध का जो पहला नवाब है ना, फर्स्ट नवाब, सर वो है कौन, शहादत खां, शहादत खान। अच्छा आप लोग जवाब दो, जो अकबर के 9 रत्न हुए हैं, उन 9 रत्नों में से 2 रत्न हमारे यूपी से है, नाम बताओ। चलो आपके लिए सवाल है सर, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से देख लेना। आप लोग बताओ कि अकबर के जो 9 रत्न हुए हैं, उन 9 रत्नों में 2 रत्न हमारे यूपी से हैं, नाम बताओ कौन से हैं। चलो ठीक है जी, तो ये कर लेना कि बंगाल अवध का पहला नवाब सादत खां हुआ है, और इसी अवध का तीसरा नवाब हुआ है सुजाउद्दौला। कौन हुआ है, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। और सुजाउद्दौला के साथ ही 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध याद है ना, रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम, मीर जाफर, वो सब आपस में लड़ रहे हैं। यानी कि बक्सर का युद्ध जिस वक्त हुआ, उस वक्त मीर कासिम, सुजाउद्दौला और एक है शाह आलम सेकंड, तीनों ने बक्सर की लड़ाई लड़ी थी हेक्टर मुनरो के खिलाफ, और ये हेक्टर मुनरो जीत गया था। इन सबको बढ़िया धोया था पकड़ के, जबरदस्त तरीके से। लखन की बेगम, बेगम का बैल बोलो हाँ कि ना, बोलो जी।
सर ये खत्म हुआ, लेकिन बस अब लास्ट चीज समझ लो आप, मुझे आप सिर्फ 2 मिनट और दे दो और बस फिर ये खत्म। ठीक है जी, बस इतना याद रखना, मैं आपको 2 मिनट दे दो बस और आपको पता लग जाएगा। 1898 में आप सभी को पता है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने किसकी सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, कॉलेज की स्थापना। और बाद में इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज का 1916 में नाम बदलकर क्या हुआ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, बीएचयू। तो कब हुआ, 1916 में। स्थापना कब हुई, 1898 में। किसने की, एनी बेसेंट ने, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। और 1916 में इसी का नाम क्या बना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आया हुआ क्वेश्चन है सर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बोलो हाँ कि ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बोलो एक बार। डन, ठीक है। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट्स की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। सर आपका, आपकी हिस्ट्री का, यूपी की हिस्ट्री के लिए नहीं, आपकी हिस्ट्री का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। यूपी में इंडियन नेशनल मूवमेंट्स की कौन कौन सी घटनाएं हुई, इनको जरूर देख लेना। वैसे कल मैं बताऊंगा ही। सर वो इलाहाबाद का किला वाला बता दो प्लीज, वो तो आपको उसमें मिल जाएगा, तो पैसे वाला। हाँ, अब आप जल्दी से देख लो, फटाफट फटाफट देखो। 1905 में हुआ बंगाल विभाजन, ध्यान से देखना। 1905 में बंगाल विभाजन। 1906 में आया आपका बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। एक काम करता हूं, मैं यूपी का बता दूं बस, ये सारा बताऊं मैं आपको ना, ऐसे बोल के बता रहा हूं। देखो 1905 में बंगाल विभाजन, 1905 में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, 1905 में बनारस अधिवेशन, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, 1906 में ही अरुणडेल समिति, 1906 में ही आपका आएगा कौन सा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें कांग्रेस 2 भागों में डिवाइड हो गई थी, एक नरम दल और एक गरम दल। 1909 में आएगा मार्ले मिंटो सुधार, जिसने मुस्लिम लीग की सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया था। 1911 में आएगा दिल्ली दरबार, जिसमें भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई और दूसरा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, जेम्स प्रथम और महारानी मेरी के आगमन पर। ठीक है। 1912 में हार्डिंग बम कांड हुआ, लॉर्ड हार्डिंग जो भारत के वॉइसराय थे, उन पर बम गिरा दिया गया था। ठीक है, जिसमें जो रासबिहारी बोस है वो फरार हो गए थे, उनके दोस्तों को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, उसके बाद 1914 से 1918 तक होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद 1916 में आता है लखनऊ समझौता, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों साथ आ गई थी। उसके बाद आता है होम रूल आंदोलन 1916 में, जो करते हैं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है, उसके बाद आता है चंपारण सत्याग्रह 1917, फिर 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। गांधी जी का जो पहला मूवमेंट था वो था चंपारण सत्याग्रह। और उसके बाद आता है आपका कौन सा, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जब उन्हें प्लेग बोनस दिया जाना बंद हो गया था। 1918 में आता है खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद 1919 में होती है रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट, बिना कानून के, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया, जब चाहे जिसे चाहे ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार कर सकती है, रोलेक्ट एक्ट। उसके बाद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, भाई साहब 13 अप्रैल 1919 की बड़ी खतरनाक घटना है। ठीक है, उसके बाद आता है 1920 में शुरू होता है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और 1922 तक चलता है असहयोग आंदोलन। और 1922 में होता है चोरा चोरी कांड, जो कि हमारे यूपी के गोरखपुर जिले में होता है। चोरा चोरी कांड कहां होता है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। और कब होता है, तो आंसर होगा 1922 में, 5 फरवरी 1922, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जो भीड़ है वो थाने में बंद करके जिंदा जला देती है। 1922। ठीक है, 1922 के बाद ही 1923 में आती है स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी आती है, स्वराज पार्टी इलाहाबाद में बनती है। कौन बनाते हैं, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। फिर काकोरी ट्रेन कांड हो जाता है लखनऊ के पास 1925 में, यह भी हमारे यूपी का है, काकोरी ट्रेन कांड। समझ में आया। तो आपको वो मूवमेंट देखने हैं जो कि हमारे किससे संबंधित है, यूपी से संबंधित है। एक आपको पता होगा 27 फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आजाद को एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में क्या मारी गई थी, गोली मारी गई थी, बोलो हाँ कि ना।
एल्फ्रेड पार्क। किसे मारी गई थी गोली? चंद्रशेखर आजाद। पूछ सकता है कब मरे थे, कब इनका मरे नहीं, कब कहते हैं ना वीर पुरुष शहीद कब हुए थे? तो चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे 27 फरवरी 1931 को। और कहा? इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में। भगत सिंह कहां शहीद हुए थे? उसके बाद 23 मार्च 1931 को। और इन्हें लाहौर की सेंट्रल जेल में क्या दी गई थी? फांसी। और फांसी के बाद इनके शरीर को काटा गया और वहीं पर ही रावी नदी के किनारे जलाने की कोशिश कर रहे थे। तब गांव वाले ने उनको देखा था और उनको क्या किया था? वहां पे उनको अच्छे से विदा किया था तब। तो आपको क्या करना है? ऐसी ही घटना यूपी से संबंधित देखनी है। हालांकि मैंने सारी बता दी यूपी से मेन मेन संबंधित। ठीक है सर। राजा टोडरमल और क्या नाम दिया है सर? राजा टोडरमल, बिल्कुल सही। ध्यान से सुनना, अकबर की नौरत्न की सेना में, नौरत्नों में एक टोडरमल और एक बीरबल कल्पी से थे। कल्पी यूपी का शहर है कल्पी। कल्पी पे से थे कौन? और सीतापुर से टोडरमल। और कल्पी से कौन थे? बीरबल। तो ये हमारे यूपी की तो थे। तो याद रखना, नौरत्नों में कौन सा यूपी में से? एक था टोडरमल और एक था कल्पी, एक था आपका बीरबल। हो गया, ठीक है जी। चलिए, आज का हमारा सेशन खत्म हुआ और कल हम मिलते हैं आप सभी के साथ किसमें? यूपी की हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, कल यूपी का धमाधम क्या आएगा आपके पास? क्वेश्चंस आएंगे। सो गेट रेडी। मिलेंगे आप सभी लोगों से अगली क्लास में। अगर कोई डाउट हो तो जल्दी बता दो, क्योंकि निकलना है, क्योंकि अभी आपकी रीजनिंग की क्लास शुरू होगी मेरे जाने के बाद। जल्दी आओ फटाफट। किसी का कोई डाउट हो जल्दी बताओ। किसी का कोई डाउट हो? और कल भूलना मत, क्वेश्चन सीरीज चलेगी पूरी की पूरी यूपी की हिस्ट्री की, तो तैयार रहना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंफॉर्मेटिव क्लास। ओके जी, ठीक है, क्लियर? मजा आया? जबरदस्त लगी क्लास? एनर्जेटिक लगी? सारी ऐसी करा दूंगा। आप जैसे मेरे टिप्स में ना, आपके भी टिप्स पे करा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है जी, चलिए मिलेंगे आप सभी लोगों से अगली क्लास में। टेक केयर, टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो और आसपास सफाई रखो। बस इतनी दुआ है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।